नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे नेत्र संबंधी प्रमुख रोगों के बारे में। मानव नेत्र है, मानव नेत्र से संबंधित कौन कौन से प्रमुख रोग है वो होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित कई बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और पुराने प्रश्न आए हुए भी है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करता हूं, तो उन क्लासों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आज अपन जो ये मानव नेत्र संबंधी जो रोग है ये पढ़ेंगे, तो इसमें भी बहुत सारे रोगों के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने इससे पहले वाली जो क्लास है उस क्लास में हमने मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है तो उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा है ना। मनुष्य की जो आंख है या जो नेत्र है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, कौन से भाग का क्या कार्य है वो हम सब पढ़ चुके हैं। और मानव नेत्र है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कैसे कि उसके अंदर जो लेंस होता है, मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे नेत्र से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। तो यदि नेत्र वाला वीडियो नहीं देखा है आपने, ठीक है, मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, तो उस क्लास को आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेवे, वहां पे क्लास अपलोड कर रखी है। आज अपन मानव नेत्र संबंधी जो प्रमुख रोग है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इन रोगों में अपन जो कौन कौन से रोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन देखते देखो, एक तो पढ़ेंगे अपन वर्णांधता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अपन वर्णांधता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अपन पढ़ेंगे मोतियाबिंद, ये रोग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्णांधता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। मोतियाबिंद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ग्लूकोमा रोग है ये क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा नेत्र से संबंधित जो अगला रोग है कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है आपके दूरदृष्टि रोग, कौन सा? दूरदृष्टि दोष, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा है आपके दृष्टि वैषम्य दोष, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला है आपके जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इन 8 प्रमुख रोगों के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की क्लासों में इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ मैं आपको संक्षेप में जानकारी दूंगा और इसके अलावा अन्य और जानकारियां देंगे अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में पढ़ेंगे। ये जो 8 रोग है मानव नेत्र से संबंधित, जो ये 8 रोग है, इन 8 रोगों को आप पढ़ लो। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन है नेत्र से संबंधित किसी भी एग्जाम में जिसमें जनरल साइंस शामिल है, ठीक है, और ये पॉइंट शामिल किया गया है, वो आपके कभी भी बाहर नहीं जाएगा, कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ये जो पॉइंट आज आप पढ़ लोगे तो ये लाइफ टाइम है। कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें नेत्र को या प्रकाश को शामिल किया गया है ना, नेत्र या प्रकाश को शामिल किया गया है, तो उसमें ये फिर फिक्स है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रमुख जो नेत्र संबंधी रोग है इनके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको समझना जरूरी है। तो 2-3 पॉइंट है नेत्र से संबंधित जो पिछली क्लास में हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, उन बिंदुओं को यहाँ अपन देखेंगे। तो वो कौन कौन से बिंदु है उसकी अपन बात करें। पहली बात तो ये कि भाई चलो मानव नेत्र से अपन देखते हैं तो ये दृष्टि का ज्ञान करवाता है। किसका ज्ञान करवाती है? दृष्टि का ज्ञान करवाती है। पर अगला सवाल ये है कि अपन कितनी दूरी तक देख सकते हैं, या वस्तु जब अपने नेत्र के सामने होती है, आंखों के सामने होती है, तो कितनी नजदीक तक वस्तु होती है तो अपन उसको स्पष्ट देख सकते हैं। भाई ऐसा नहीं कि आप नजदीक बिल्कुल भी आंखों के सामने रख लोगे फिर दिखाई दे जाएगी। आप अपनी किताब को ले लो और किताब को लेकर नजदीक से नजदीक लाते जाओ, है ना, थोड़ा ऐसा दूर पकड़ के फिर नजदीक से नजदीक लेते जाओ। एक ऐसी लिमिट आएगी डिस्टेंस या दूरी की एक ऐसी लिमिट आएगी कि उसके बाद भी आप उसको नजदीक लाते जाओगे तो आपको अक्सर दिखेंगे नहीं, बल्कि धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे। कैसे दिखाई देने लग जाएंगे? धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे। उसको बोलते हैं निकट बिंदु। मानव नेत्र का क्या बोलते हैं उसको?
उसको अपन निकट बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब वह निकटतम बिंदु जहां तक वस्तु का अपन स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं अपन कि वह निकटतम बिंदु जहां तक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, जहां तक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तु का कैसा स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है, स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं निकट बिंदु। देखा जा सकता है तो उसी को क्या बोला जाता है? निकट बिंदु। ऐसा नहीं कि आंखों के पास में वस्तु को रख दिया तो आपको वस्तु दिखाई देने लग जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें भी लिमिट है। ऐसा नहीं कि जितनी ज्यादा नजदीक होगी उतना स्पष्ट दिखेगा। एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे और नजदीक यदि वस्तु को लाओगे आप तो फिर धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। आप अपनी किताब को उठाओ और किताब के अंदर जो भी अक्षर छपे हुए हैं, पहले तो किताब को दूर रखो, फिर धीरे धीरे नजदीक में लाओ। एक ऐसी डिस्टेंस आएगी कि उससे और आप पास में लाओगे किताब को तो फिर आपको अक्षर दिखाई नहीं देंगे, पढ़ नहीं पाओगे, धुंधले दिखाई देंगे। तो वो निकटतम बिंदु जहां तक आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसको अपन क्या कहते हैं? निकट बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। और इसका जो मान होता है, अब आप कहोगे कि फिर ये कितनी सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए? तो इसका जो मान है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आपको वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देगी। उससे और अधिक आगे लाओगे तो वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, फिर धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। यहां से ये कई बार प्रश्न है वो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, कि निकट बिंदु का मान, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान है वो कितना होता है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर। चलो निकट तो हो गया। अब बात करें अपन दूर बिंदु की कि भाई अपन दूर कितना देख सकते हैं। दूर भी तो है कि कितनी रेंज है कि कितनी दूरी तक अपन स्पष्ट देख सकते हैं, है ना। तो स्पष्ट देखने की बात करें तो वो बिंदु हो जाएगा दूर बिंदु। वो बिंदु कौन सा हो जाएगा? दूर बिंदु हो जाएगा। तो मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु की अपन बात करें, ठीक है, कि कितनी अधिकतम दूरी तक अपने को वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। तो मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत बिंदु तक आपको वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। आगे बात सुन, अनंत। इसके लिए मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन 25 सेंटीमीटर से लगाकर अनंत तक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब है वो देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा और नजदीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अनंत में तो फिर लिमिट है ही नहीं। आगे बात सुन, तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का हम स्पष्ट प्रतिबिंब है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यह कहलाएगा मानव नेत्र का दृष्टिप्रास। क्या कहलाएगा? दृष्टिप्रास। रेंज, अरे दृष्टि की रेंज कितनी है ना। आई रेंज हो जाएगी, है ना, आंख की रेंज हो जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं दृष्टिप्रास। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है दृष्टिप्रास। क्या बोलेंगे? दृष्टिप्रास बोलेंगे इसको। तो मानव नेत्र की दृष्टिप्रास कितनी हो जाएगी? दृष्टिप्रास हो जाएगी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत। 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक ये होगी अपनी दृष्टिप्रास। प्रास का मतलब होता है रेंज, कहां से कहां तक। भाई रेंज का मतलब क्या हो गया? कहां से कहां तक। तो कहां से कहां तक? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे बात समझ में? ये हो गया हमारा दृष्टिप्रास। कई बार पूछा गया है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, दृष्टि किसी ना किसी एग्जाम में। दृष्टिप्रास 25 सेंटीमीटर से अनंत। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या होता है? वह निकट बिंदु या निकटतम बिंदु कर लो आप, ठीक है। वह निकटतम बिंदु जहां तक किसी वस्तु का, निकटतम कर लेना, वह निकटतम बिंदु जहां तक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है तो वो जो बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर और इसको अपन बोलते हैं निकट बिंदु। और दूर बिंदु वह दूर स्थित बिंदु जहां तक किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है ना, या किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता हो मानव नेत्र में या वस्तु को देखा जा सकता हो, तो वो जो दूरी है वो है अनंत है। और
इन दोनों के बीच का जो ये रेंज है 25 से अनंत, इसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास। क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिप्रास कहा जाता है। आगे बात समझ। अब ठीक है, ये दृष्टिप्रास हो गया। अब देखो, अब आगे बात करें अपन समंजन क्षमता की। इसमें क्या है कि जब अपने को वस्तु, दूर की वस्तु को देखना होता है तो अपना जो लेंस है वो अपना आकार है वो बड़ा करता है, और जो वस्तु नजदीक होती है तो अपने लेंस का जो आकार है वो छोटा हो जाता है ना। जब वस्तु दूर स्थित होती है, इससे पिछली वाली क्लास में भी मैंने अल्प बताया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, ठीक है, कि जब वस्तु दूर होती है तो अपन को ऐसा आंख ऑटोमेटिक अपनी पुतली की साइज बड़ी हो जाती है, ठीक है, अपनी पुतली की साइज है वो बड़ी हो जाती है, और जब वस्तु नजदीक में होती है तो अपने पुतली की साइज है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो नजदीक में जब वस्तु होती है तो फोकस दूरी घट जाती है, लेंस का आकार छोटा हो जाता है। लेंस का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी घट जाएगी। और जब वस्तु दूर होती है तो लेंस का आकार है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। और लेंस को बड़ा और छोटा करने का जो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमापी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमापी पेशियों के द्वारा। पिछली क्लास में ये जानकारी मैं बता चुका हूं, पक्षमापी पेशियों के कार्य क्या होता है। ये जो क्षमता है लेंस को छोटा और बड़ा करने की, इस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। तो समंजन क्षमता है वो क्या होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है, उसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता उसको कहते हैं, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मानव नेत्र की वह क्षमता, है ना, इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी में समायोजन करता है। क्या करता है, फोकस दूरी में समायोजन कर लेता है या करता है। तो ये जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, उसकी समंजन क्षमता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समंजन क्षमता कहलाएगी। आगे बात करें तो मनुष्य में होता है 2 नेत्र। मनुष्य में कितने नेत्र होता है, मनुष्य में होता है 2 नेत्र। इसको अपन बोलते हैं द्विनेत्री दृष्टि। कैसी दृष्टि, द्विनेत्री दृष्टि। और इस द्विनेत्री दृष्टि को अपन त्रिविम दृष्टि भी कह सकते हैं ना। तो ये द्विनेत्री दृष्टि क्या होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। द्विनेत्री दृष्टि क्या होती है, 2 नेत्रों वाली जो दृष्टि होती है उसी को अपन बोलते हैं। हमारे पास में 2 नेत्र है तो हमारी जो दृष्टि है वो द्विनेत्र दृष्टि कहलाती है। अब इस दृष्टि का फायदा क्या है, इस दृष्टि का लाभ क्या है हमारे लिए। तो यदि अपन इसको अपन देखें तो होता क्या है कि यदि ये रिसर्च करके पाया गया है कि यदि एक आंख होती है तो एक आंख के द्वारा 150 डिग्री का एरिया ही कवर होता है। कितना क्षेत्र, 150 डिग्री तक का जो दृष्टि क्षेत्र है वो होता है, ठीक है। और यदि 2 आंखों से देखते हैं, है ना, तो जो दृष्टि प्रास है या दृष्टि जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा और बढ़कर हो जाएगा वो 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में अपने को वस्तु की जो गहराई होती है उसका भी पता चलता है। किसका पता चलता है, गहराई का भी पता चलता है ना। यदि एक आंख से अपन देखते हैं तो वो द्विविमीय दृष्टि में आ जाएगी। किसमें, द्विविमीय दृष्टि में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, द्विविमीय दृष्टि में आ जाएगी। और यदि अपन दोनों आंखों का प्रयोग करते हैं तो दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री हो जाता है और फिर वस्तु की गहराई का भी हमें पता लगता है। किसकी, वस्तु की गहराई का भी पता लगता है। साथ ही साथ देखो, अब गहराई का पता कैसे लगता है, मानव जो नेत्र होता है, मानव नेत्रों में जो दोनों इस नेत्र के द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है, इसके रेटिना पर बनेगा,
इस नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो इसके रेटिना पर बनेगा। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या होता है रेटिना, इसके लिए वो पिछली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो रेटिना पर दोनों ही, रेटिना पर दोनों नेत्रों के दोनों रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगी। वस्तु तो एक ही, भाई मान लिया कि आपके सामने कोई कुर्सी रखी गई है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो वस्तु तो एक है, लेकिन उसके प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, नेत्र दो बन रहे हैं, क्योंकि नेत्र दो है। कितने नेत्र है, दो नेत्र है, दोनों के रेटिना पर दो प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन जब वो प्रतिबिंब तंत्रिकाओं के द्वारा उसका विद्युत आवेग में बदलकर उसको मस्तिष्क तक पहुंचाया जाएगा, तो वहां पर मस्तिष्क उसका स्टडी करता है ना, उसका संसाधन करता है, समाकलन करता है, ठीक है। और फिर हमें जो वस्तु है वो एक दिखाई देती है। और अब जब ये दोनों प्रतिबिंबों को जब मस्तिष्क एडजस्ट करता है तो थोड़ा सा ये अतिव्यापन ठीक से नहीं होता है। इस वजह से हमें वस्तु की वो गहराई का भी पता चल जाता है। किसका, वस्तु की गहराई का पता चल जाता है। इसी को अपन बोलते हैं त्रिविमीय दृष्टि। क्या बोलते हैं, त्रिविमीय दृष्टि। तो एक आंख का दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री और दोनों आंखों का दृष्टि जो क्षेत्र वो कितना होता है, 180 डिग्री। इधर बिल्कुल सामने, आप जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे बिल्कुल पूरा इधर से 180 डिग्री की लाइन के बराबर में इधर का सारा दिखाई दे रहा। आगे बात सुन। तो इस प्रकार से ये द्विनेत्र दृष्टि, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिविमीय, क्या बोलते हैं, त्रिविमीय दृष्टि। तो त्रिविमीय दृष्टि के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात सुन। तो यह है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बात समझ में। तो ये प्रमुख जो शब्द अभी बताए हैं, इन प्रमुख शब्दों को अपने को याद रखना है अच्छी तरीके से। आगे अपन बात करें अब इन नेत्र संबंधी प्रमुख रोगों के बारे में। देखें, नेत्रों संबंधी रोगों के बारे में पढ़े तो 8 प्रमुख रोग है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इनसे किसी भी एग्जाम में कोई सा भी रोग है वो बाहर से नहीं आता है और नहीं जाता है सवाल, ठीक है। इसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आप ये पढ़ लेना, पूरा डिटेल्स है, ठीक है। इससे अलावा किसी भी कंपटीशन में नेत्र संबंधी रोग है, यदि वो पॉइंट आपको शामिल किया गया आपके सिलेबस में तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो अपन यहाँ पर इस क्लास में इन सब रोगों के बारे में संक्षेप में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है, मौखिक रूप से जानकारी दूंगा। इसके अलावा इन रोगों को अपन अलग से अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। कम छोटे रोग है तो उनको 2 रोगों को एक साथ ले लेंगे, बड़े हैं तो एक एक रोग, तो इनको आगे की क्लासों में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, डायग्रामों के साथ में पढ़ेंगे ताकि कभी भूल नहीं सको, क्योंकि ये अपने दैनिक जीवन से संबंधित भी है। आंखें अपने होती है, आंखें खराब होती रहती है, ठीक है, वृद्धावस्था या आयु बढ़ने के साथ या और भी कई कारणों से आंखें खराब हो जाती है। तो हमें आंखों के बारे में अपना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि अपन उसका बचाव भी कर सके या दूसरों को भी सलाह दे सके। भाई परिवार के अंदर कोई है तो उसको हम प्राथमिक उपचार या घर पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो ऐसी सारी जानकारी अपन बता सकते हैं। लेकिन कब बता पाएंगे, जब अपने को खुद को पता होगा। अपने को खुद को ही पता नहीं होगा तो अपन कैसे बताएंगे। तो बात करें सबसे पहले वर्णांधता की। किसकी बात करें, वर्णांधता। इस वर्णांधता को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता की अपन बात करें, वर्णांधता को देखो, इधर देखते हैं अपन वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता। तो वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और हिंदी वाले नाम से भी आप समझ ही गए होंगे। इसको मैं देखो 2 शब्दों में तोड़ रहा हूं, एक तो वर्ण, एक तो क्या, वर्ण, वर्ण, वर्ण प्लस अंधता, ऐसे समझो इसको, वर्ण प्लस अंधता ऐसे समझो। अपने को तो समझना, ये ट्रिक है, ये मान लो कि इसका ट्रिक है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, और अंधता का मतलब अंधा है, दिखाई नहीं देता है, अंधा, रंग दिखाई नहीं देते, है ना। अंधा, अंधता का मतलब अंधा, दिखाई नहीं देना। तो रंग है वो दिखाई नहीं देता। अब कौन से रंग, कौन से, सारे रंग नहीं, सारे रंग दिखाई नहीं देंगे तब तो परमानेंट ही अंधा हो जाएगा। फिर वर्णांधता क्या होगी, है ना, फिर उसको वर्णांधता थोड़ी कहेंगे, फिर तो पूरा ही अंधा है। कोई सा भी रंग है, किसी भी रंग की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती, फिर तो वो पूरा परमानेंट अंधा हो गया। वर्णांधता का मतलब है रंगों से संबंधित अंधता। तो कौन से रंगों से संबंधित अंधता होती है, इसमें व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। किसमें, लाल और हरे रंग में, ध्यान रखना। वर्णांधता से ग्रसित जो व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में, किसमें, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा, है ना, भेद
नहीं कर पाएगा, नहीं होगा उसे, वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा। ये है वर्णांधता। अब आप सोचते होंगे कि ये रोग होता कैसे है, तो भाई ये जो रोग है वो जन्मजात है, या यूं बोल दो कि जेनेटिक्स रोग है, आनुवंशिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? आनुवंशिक है, ये आनुवंशिक रोग है। ठीक है, तो इसका उपचार संभव नहीं है, आनुवंशिक या जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक है ये। ठीक है, तो जेनेटिक्स है, इसको आप जन्मजात भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जन्मजात, क्योंकि जेनेटिक बीमारियां हैं वो जन्मजात ही होती है, जन्म। लेकिन सारी जन्मजात बीमारियां जेनेटिक नहीं होती, ध्यान रखना। सारी जन्मजात बीमारियां जेनेटिक नहीं होती है, लेकिन जेनेटिक बीमारियां सारी की सारी जन्मजात होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तो ये इसके बारे में और आगे अपन क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ज्यादातर सवाल यहीं से आता है। 2 सवाल आते हैं वर्णांधता से संबंधित, और वो दोनों सवाल कौन से? इसके अलावा तीसरा सवाल मुश्किल से मिलेगा। प्रॉपर साइंस के स्टूडेंट है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रॉपर साइंस में अपन पढ़ते फिर इस वर्णांधता के कारण क्या है ना, कौन सा कारण है कि ये जन्मजात दृष्टि उत्पन्न हो गई, तो गुणसूत्रों और जीन से संबंधित है, नहीं पढ़ना है जनरल साइंस में। ठीक है, फालतू का टेंशन। ठीक है, तो बात करें लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, एक सवाल तो यहां से आता है। और एक किस प्रकार की बीमारी है? तो जेनेटिक्स है। कैसी है? जेनेटिक्स बीमारी है। ठीक है, अब जो ग्लूकोमा जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है उसको देखो आप, ग्लूकोमा। ठीक है, तो ग्लूकोमा में क्या आता है? ग्लूकोमा को एक और नाम से भी अपन जानते हैं, 2 नाम है इसके ग्लूकोमा के। एक तो हो जाएगा आपके, इसका जो नाम है वो हो जाएगा सबलवाय। क्या हो जाएगा? सबलवाय रोग। क्या हो जाएगा? अन्य नाम देखें इसके, अन्य नाम सबलवाय, सबलवाय। और इस नाम से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सबलवाय, कि सबलवाय रोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो नेत्रों से संबंधित है। किससे? नेत्र से संबंधित है। ग्लूकोमा का पूछे तो भी नेत्र से संबंधित रोग, ऐसे पूछे जाते हैं। साधारणतः ऊपर से सवाल पूछता है ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे सबलवाय या ये जैसे ग्लूकोमा, वर्णांधता, मोतियाबिंद किससे संबंधित रोग है। ठीक है, तो मोतियाबिंद तो अपन सब जानते हैं, तो ये आता ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, और ये दृष्टि आ गया, दृष्टि आ गया, दृष्टि आ गया, इसमें भी दृष्टि आ गया, इसमें भी दृष्टि आ गया, तो ये भी नहीं पूछता, क्योंकि इसमें लड़के को हिंट मिल जाएगा, हिंट मिल जाता, तो ये भी नहीं आता। तो ज्यादातर एक तो कंजक्टिवाइटिस और एक ग्लूकोमा और एक वर्णांधता, इन 3 रोगों के बारे में सरल सवाल पूछा जाता है कि ये रोग किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना कि ये नेत्र से संबंधित है। अब ग्लूकोमा का एक नाम तो हो गया सबलवाय, इसके अलावा जो इसका एक नाम और होता है और वो है आपके काला मोतिया। क्या नाम है? इसको काला मोतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला मोतिया। आगे बात समझ में? काला मोतिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि भाई इस रोग में होता क्या है, इसके क्या लक्षण है, तो अपन शॉर्ट में देखें तो इसमें क्या है कि आंख को दिमाग से जो जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है ना। आंख में प्रतिबिंब बनेगा तो वो मस्तिष्क में जाएगा, दिमाग में जाएगा अपने, तो उसको सूचना को, प्रतिबिंब की सूचना को कौन लेकर जाती है? तंत्रिकाएं, न्यूरॉन। कौन लेकर जाती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। तो वो न्यूरॉन है वो कमजोर पड़ जाते हैं। आगे बात सुन, आंख से सूचनाओं को दिमाग तक ले जाने वाली या आंख को दिमाग से जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो कमजोर हो जाती है। ये इसका होता है, इसमें फलस्वरूप व्यक्ति को ठीक से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आंख को है ना, आंख को दिमाग से, दिमाग लिख दो, मस्तिष्क लिख दो, दिमाग से जोड़ने वाली तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? कमजोर। तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। यह है आपके इसकी पहचान। ठीक है, तो पर इतना कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, सही बात तो यह है कि ये पूछा गया कि सबलवाय रोग किससे संबंधित है? नेत्रों से, या फिर ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा को सबलवाय कहता है। बस इतनी सी आपको जानकारी रखनी है। आगे बात समझ में? आगे अपन देखते हैं। अगला हो जाएगा अपने, चलो पहले इसको ग्लूकोमा को ले लिया, अब मोतियाबिंद को ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे मोतियाबिंद लिखा हुआ, पहले उसको ले लिया, अब इसको लेते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है? बात करें मोतियाबिंद की, तो मोतियाबिंद रोग में क्या होता है?
अपना जो लेंस होता है ना, अभिनेत्र लेंस, ये जो लेंस होता है मानव नेत्र लेंस होता है, उस नेत्र लेंस पर श्वेत या दूधिया, सफेद रंग है ना, दूधिया पदार्थ जम जाता है, दूधिया पदार्थ जम जाता है, आगे बात सुन, जम जाता है। तो लेंस के ऊपर जब ये दूधिया पदार्थ जम जाएगा तो ये लेंस फिर पर अपवर्तन का काम नहीं करेगा, फिर परावर्तन का काम करने लग जाएगा। किसका काम करने लग जाएगा? परावर्तन का काम करेगा। वस्तु का या वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराकर वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंस वैसे नॉर्मल स्थिति में लेंस किसका काम करता है? अपवर्तन का काम करता है, लेकिन इस पर सफेद या दूधिया पदार्थ जमने के कारण ये किसका काम करने लग जाता है? परावर्तन का कार्य करने लग जाता है और व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है या धुंधला दिखाई देता, काफी धुंधला, है ना, ठीक से व्यक्ति वो पहचान नहीं पाता है। तो ये है कि नेत्र लेंस पर दूधिया या जो है श्वेत पदार्थ के जम जाने के कारण। ठीक है, तो इसका मैं जो आपके डायग्राम दे रहा हूं यहाँ स्क्रीन पर, तो देख लो इसमें, इस डायग्राम में क्या है, एक आपको सामान्य नेत्र दिखाई दे रहा है। सामान्य नेत्र का जो लेंस है वो आपको बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है या जैसा भी नेत्र है उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब दूसरा जो नेत्र है उसको देखो, उसमें आपके लेंस के ऊपर या जो आइरिस है उसके ऊपर बिल्कुल पूरा का पूरा व्हाइट धब्बा है। पूरा का पूरा क्या है? व्हाइट धब्बा है। मतलब वो जो आंख है वो आपके मोतियाबिंद से ग्रसित आंख है, और जो इधर वाली है वो सामान्य नेत्र है। क्या वो सामान्य नेत्र है? तो मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति की आप आंख को देखना ध्यान से या टॉर्च से आराम से आंख को खोलकर, तो देखना कि वो जो ब्लैक जो भाग है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुतली, और पुतली के साइड का भाग आइरिस है ना, वो बिल्कुल पूरा सफेद होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? सफेद होने लग जाता है, उस पर दूधिया पदार्थ है वो जम जाता है ना। और अपन साधारण भाषा में अपन कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं जाल, है ना, सफेद जाल छा गया, आंखों पे क्या छा गया? जाला छा गया, कहते हैं ना साधारण भाषा में, जाला छा गया। तो वो आंखों के ऊपर जाला छा जाता है, तो वो जाल इसी पदार्थ का होता है। आगे भाषा, तो जिससे जो लेंस है वो परावर्तन का काम करने लग जाता है और व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है बहुत, या फिर ज्यादा गंभीर स्थिति में फिर उसको दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? इस स्थिति में उसका जो है वो लेंस है या तो सर्जरी करता है ना। इसका जो उपचार की अपन बात करें, देखो उपचार, इसका उपचार कैसे होगा? उपचार के दो तरीके हैं, दो तरीके, या तो उस जो श्वेत पदार्थ है उसको हटा देंगे, श्वेत पदार्थ को हटा देंगे, या फिर शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस है वो भी प्रतिरोपित कर देंगे ना। लेंस का क्या कर देंगे? प्रत्यारोपण। लेंस का प्रत्यारोपण, कृत्रिम लेंस होता है, क्या होता है? कृत्रिम लेंस होता है। तो या तो क्या कर देते हैं? कृत्रिम लेंस का क्या कर देते हैं? प्रत्यारोपण कर देते हैं। लेंस अपन साधारण भाषा में कहते हैं कि भाई इसके लेंस बिठा दिया है। क्या बिठा दिया? लेंस बिठा दिया है। तो वो लेंस बिठाना इसी को कहते हैं। या फिर ऑपरेशन के द्वारा जो सफेद पदार्थ है उस सफेद पदार्थ को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर एक चश्मा भी दिया जाता है काले रंग का, ठीक है, थोड़े दिनों तक, तो वो आगे के प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है अपने मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। तो वर्णांधता हो गया, ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद हो गया। अब अपन देखते हैं कंजक्टिवाइटिस। कौन सा रोग? कंजक्टिवाइटिस को देखते हैं। देखो कंजक्टिवाइटिस बीमारी की अपन बात करें तो ये क्या होता है? ये तो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, साधारण और आम बीमारी है ये, तो है ना, साधारण बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये पहली बात तो बैक्टीरिया जनित होता है। कैसा होता है? बैक्टीरिया जनित, जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं, ध्यान रखना, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आंख का आना। क्या बोलते हैं? आंख का आना। आंख आना इसी को कहते हैं आंख आना या आंख का आना। आंखें आ जाती है, आंखें आ जाती है ना, तो वो आंख का आना, इसी बीमारी को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस को। किसको बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं। और ये एक जीवाणु जनित है। तो इसका तो साधारण उपचार क्या हो जाएगा भाई? अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो क्या देता है? टेबलेट या ड्रॉप देता है। क्या देता है? टेबलेट या ड्रॉप देता है। बैक्टीरिया का संक्रमण है वो कम हो जाता है। अब ये कि बैक्टीरिया करता क्या है? तो आंखों की जो कंजक्टिवा होती है, झिल्ली होती है, उसको झिल्ली होती है, इस कंजक्टिवा को
कंजक्टिवा जो है उसमें सूजन उत्पन्न कर देता है। इस बैक्टीरिया के संक्रमण से कंजक्टिवा में क्या उत्पन्न हो जाती है? सूजन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आंखों में दर्द है वगैरह, पानी है, ठीक है, आंखें सूज आती है, तो वो इसके लक्षण होंगे। ठीक है, तो ये आंख का आना यही बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है, और उपचार के लिए टेबलेट या ड्रॉप वगैरह है वो दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो ये तो किसी भी बीमारी के ये तो किसी भी आयु के व्यक्ति में हो सकती है। बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में आती है, क्योंकि बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं तो उनके हाथ लगते रहते हैं, वो बैक्टीरिया किसी न किसी माध्यम से आंखों तक पहुंच जाता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में आंख आना आम बात होती है ना। हाँ, ठीक है। अब आगे अपन बात करें निकट दृष्टि दोष की। किसकी बात करें? निकट दृष्टि दोष की बात करें। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, देखो इसमें व्यक्ति को क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। ध्यान रखना, निकट रखी वस्तु दिखती है, रखी वस्तु है वो दिखाई देती है, दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है। दूर रखी वस्तु नहीं, दूर रखी वस्तु नहीं। शॉर्ट में लिख रहा हूं समझने के लिए, अपन कोई पॉइंट वाइज नोट्स नहीं लिख रहे। तो दूर रखी वस्तु व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, निकट की रखी वस्तु है वो दिखाई देती है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। आगे डिटेल से जानकारी दूंगा जब आगे क्लास देखेंगे, क्योंकि ये लंबा है। ये लंबा इसलिए कि इसमें पहले कारण पढ़ेंगे कि भाई क्या है, फिर इसमें उस नेत्र का चित्र भी पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष में चित्र कहाँ पे बनता है, फिर इसका उपचार भी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु दिखाई नहीं देती लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। रेटिना से जो बाद में है वो प्रतिबिंब बनता है ना। रेटिना से पहले वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है और उसको वापस रेटिना पे फोकसित करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना, डिटेल से जानकारी देंगे विथ डायग्राम पढ़ेंगे। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, इन सबको तो अभी संक्षेप में जानकारी यही है। ठीक है, आगे देखो, आगे है दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि। तो दूर दृष्टि में क्या होता है? अभी इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब परंतु निकट रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट रखी वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नहीं दिखती, निकट रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है? कारण भी अपन जानेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता तो उसको पास में लाना, रेटिना तक लाना, नजदीक में लाना, ज्यादा दूर बन रहा है। तो इसके लिए जो उत्तल लेंस वाले चश्मे हैं उनका उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस युक्त जो चश्मे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। आगे कारण पढ़ेंगे, है ना, जब भी अपन आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तो कारण है, ठीक है, इसके उपचार है, ठीक है, और इसका जो डायग्राम है, चित्र है, क्या होता है, वे सब के बारे में आगे अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बात करें जरा दृष्टि दोष की। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था। जरा का मतलब क्या होता है भाई? वृद्धावस्था होता है। वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। ना निकट की दिखती है ना दूर की दिखती है ना, दोनों ही प्रकार की। ठीक है, तो निकट और दूर दोनों वस्तुएं दिखाई नहीं देती है ना। निकट व दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए अवतल और उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस। कौन सा? द्विफोक्सी लेंस। देखा है,
द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी लेंस ये बूढ़े लोग, वृद्ध अवस्था में, वृद्ध जो लोग हैं उनका चश्मा देखना, उनके चश्मे को ध्यान से ऐसा टेढ़ा करके देखना, नीचे का जो, देखो चलो मैं बताऊं, नीचे जो भाग, जैसे मान लीजिए चश्मे का कांच है इस प्रकार से, एक साइड का बना रहा हूं, नीचे के कांच को टेढ़ा करके देखना, यहां अलग ही गोलाई देखने को मिलेगी, यहां आपको अलग ही गोलाई है वो देखने को मिलेगी। ये जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ये कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और यहां पर जो होता है वो होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। तो जब उनको दूर की वस्तु देखनी होती है तो इस भाग से देखेंगे, इसलिए चश्मे को ऐसा करेंगे, नीचे करेंगे और ऊपर वाले भाग से देखने का प्रयास करेंगे। और जब पास में रखी वस्तु देखनी होती है, क्योंकि पास में देखो, इसमें कौन सा है? ये रहा दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की दिखती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती है। और निकट की दिखाई नहीं देती, इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अभी मैंने बताया आपको, उत्तल लेंस काम में लेते हैं, इसमें अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देती नहीं। तो निकट की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस काम में ले रहे थे? उत्तल लेंस। नीचे वाला भाग क्या रहेगा? उत्तल लेंस। इसलिए बड़े लोग जब अखबार पढ़ते हैं या नजदीकी कोई वस्तु को देखते हैं तो चश्मे को ऊपर करेंगे और उस नीचे वाले, इस वाले भाग से देखने का प्रयास करेंगे ताकि वस्तु दिखाई दे जाए। तो यह है द्विफॉक्सी लेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस, ठीक है, वृद्धावस्था में काम में लेता है। जरा दृष्टि दोष इसको अपन कहते हैं, ना निकट की दिखती है ना दूर की दिखती है। आगे बात समझ में। आगे अपन बात करें दृष्टि वैषम्य दोष की। दृष्टि वैषम्य रोग, दृष्टि वैषम्य दोष। तो दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है, इसको ध्यान रखना। दृष्टि वैषम्य जो दोष होता है, इसमें जो कॉर्निया होती है ना, जो कॉर्निया होती है, नेत्र की संरचना हमने पढ़ी है तो उसमें कॉर्निया बताया था मैंने। कॉर्निया का जो आकार है वो असामान्य हो जाता है, छोटा या बड़ा, है ना। इस दोष में क्या हो जाता है? कॉर्निया का आकार असामान्य हो जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया का आकार कैसा हो जाता है? आकार है वो असामान्य हो जाता है। असामान्य का मतलब वो विकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है, उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो उस दोष को बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? इसके उपचार के लिए एक लेंस वाला चश्मा काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। तो इनसे कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दृष्टि वैषम्य दोष में कॉर्निया का आकार है वो असामान्य या विकृत हो जाता है। लेंस कौन सा काम में लेते हैं? बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। हो गया दृष्टि वैषम्य दोष। जरा दृष्टि में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? द्विफॉक्सी लेंस। दूरदृष्टि दोष में कौन सा काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस। आगे बात समझे। कंजक्टिवाइटिस जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, आंख का आना कहते हैं, ड्रॉप द्वारा ठीक हो जाती है, चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बच्चों में ज्यादा होता है। ग्लूकोमा रोग अवस्था के साथ होता है ना, वृद्धावस्था में धीरे धीरे होता है। इसमें क्या होता है कि आंख को दिमाग से जोड़ने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वही कमजोर हो जाती है, फिर चश्मा काम नहीं करेगा। इसके लिए कोई चश्मा काम में नहीं आएगा क्योंकि अंदर तंत्रिकाओं को थोड़ी चेंज कर देंगे यार, है ना। इधर वाला मामला कोई हो इनमें से तब तो डॉक्टर भी कह देंगे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर ठीक होने के चांस न के बराबर में है। और वर्णांधता की बात करें तो एक आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक्स बीमारी है। जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंगों में भेद नहीं कर पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और अगला है मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद में बताया था कि जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर दूधिया या सफेद पदार्थ जम जाता है, तो क्या करते हैं? ऑपरेशन से लेंस के ऊपर से उस सफेद पदार्थ को हटा देंगे। अदरवाइज दूसरा, आजकल तो दूसरा लेंस लगा दिया जाता है। आजकल तो ऐसी सुविधाएं हैं कि दूसरा लेंस भी प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, कृत्रिम लेंस, ठीक है। तो ये थे अपने प्रमुख रोग। इन रोगों का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। मोटे तौर पे मैंने चीजों को बताया है, ठीक है। जनरल साइंस में इनमें और भी चीजें पूछी जाती है। आगे की क्लासों में अपन एक एक दो दो जो भी सुविधा अनुसार अपन एक दो रोग, एक दो तीन रोग सुविधा अनुसार अपन लेंगे और इनको डिटेल से पढ़ेंगे ताकि कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपके इससे बाहर ना जाए।
ठीक है, तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हो, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें दिया हुआ है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।